गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग अ वेरी फ्रेश टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक हमारा डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से अलग है, क्योंकि डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो होते थे वो क्या होता था सर? प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एडवर्टीजमेंट या टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये सब होता था। ठीक है। डेटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब कि किन फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम ज्यादा होती है। ठीक है। तो प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम, प्राइस कम करोगे तो डिमांड, ये नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है। तो वहां पर हमने जो देखा, जो प्राइस खुद का, उसकी वजह से खुद की डिमांड कितनी घटी बढ़ी, ठीक है, जिसको हमने लो ऑफ डिमांड कहा, ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। वो एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था, ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे हमने कहा कि नॉर्मली अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। बट इनकम बढ़ने से कौन से गुड्स की डिमांड गिर जाएगी? इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाएगी। ठीक है। इनकम बढ़ने से घटिया गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ गई, अभी भी डालडा खाओगे या देसी पे आ जाओ, अब तो देसी घी। ठीक है। चलो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इंफीरियर गुड कम कंज्यूम करेंगे। ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं था। ठीक है। अब हमें उन फैक्टर्स को स्टडी करना है जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कहां पर मोर इलास्टिक बिहेवियर कंज्यूमर शो करेगा, कहां पर लेस इलास्टिक। जहां पर मोर इलास्टिक बिहेवियर कंज्यूमर शो करता है वहां पर आपको बहुत सावधानी से प्राइस को प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है। जहां पर आपका कंज्यूमर मोर इलास्टिक है तो आपको हायर प्राइस से बचना चाहिए, चाहे आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो भी आपको हायर प्राइस से बचना चाहिए। आप कंपनीज को देखिए, इंडिया में जो एफएमसीजी गुड्स हैं, एफएमसीजी गुड्स जो हैं, यानी कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, वहां पे कंपनीज बहुत सावधानी से प्राइस को हल्का सा भी अप करती है। तो बहुत सावधानी से सब करती है। बहुत सावधानी से इतना क्यों करती है वो? क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है? इंडिया और पूरा एशिया ही प्राइस सेंसिटिव है, जिसमें चाइना वगैरह सब आ जाते हैं, प्राइस सेंसिटिव नेशन है। ठीक है। यहां पर अगर आप प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि कंज्यूमर प्राइस बढ़ाने पर टोटल एक्सपेंडिचर घटा गया। प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर घटा गया। कंज्यूमर ने जो एक्सपेंडिचर किया वही तो मेरी इनकम है ना, तो मेरा टोटल रेवेन्यू घट गया। अगर कंज्यूमर ने अपना टोटल एक्सपेंडिचर घटा दिया तो सप्लायर का टोटल रेवेन्यू घट गया। कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू को कम करने के लिए काम नहीं करती। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहां मोर इलास्टिक बिहेवियर, कहां पर लेस इलास्टिक बिहेवियर। जहां पर कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, मोर इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, वहां पे प्राइस ना बढ़ाएं, घटा दो, मजे आएंगे, फिर जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा प्राइस घटाने से। ठीक है। क्योंकि जैसे आप प्राइस घटाओगे कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। तो चाहे आपको पर यूनिट फायदा कम हो रहा है बट आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, टोटल सेल्स बढ़ गई। और कंपनीज के लिए दो क्राइटेरिया बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टोटल रेवेन्यू और एक प्रॉफिट। चलो, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ा, क्या पता प्राइस कम करने से पर यूनिट प्रॉफिट घटाओ बट ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ जाए। तो आप इस तरीके से प्राइस सेट कीजिए प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के सामने, जिससे प्राइस घटने से ना केवल टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए बल्कि आपका टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाए। ठीक है। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट्स की अगर अवेलेबिलिटी हो देखते हैं कंज्यूमर कैसा बिहेवियर शो करेगा। अगर सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी है और अगर नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी है तो कंज्यूमर का बिहेवियर होगा मोर इलास्टिक। जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में आसानी से उपलब्ध है उतना ही कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होगा। क्योंकि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए तो उसको क्लोज सब्स्टिट्यूट आसानी से उपलब्ध है। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए तो उसके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट जो बिल्कुल मेरे जैसा सा है, ठीक है,
वो बड़ा आसानी से उपलब्ध है, तो वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं वहां पे प्राइस नहीं बढ़ा पाऊंगा। मान लीजिए मेरे जैसा प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, मेरे प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, जो सर्विस मैं देता हूं, वही और देते हैं, बट मेरा जो प्रोडक्ट है उनसे कई मामलों में यूनिक है। ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट उनसे कई मामलों में यूनिक है तो मैं उसके हायर प्राइस भी चार्ज करूंगा, तो भी कंज्यूमर शिफ्ट नहीं होगा, तो भी कंज्यूमर शिफ्ट नहीं होगा उतना जितना अगर उसके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट होते तो वो शिफ्टिंग मारता। ठीक है, तो ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट, greater will be the elasticity, and lower will be the availability of the substitute, lower will be the elasticity। यानी कि मजबूरी का नाम नहीं ऐसे नहीं बोलते ना, फादर ऑफ द नेशन है। ठीक है, मजबूरी का नाम है लोअर इलास्टिसिटी। ठीक है, मजबूरी का नाम है लोअर इलास्टिसिटी। क्लियर है मेरी बात? और जब आप मजबूर नहीं हो कंज्यूमर के नाते तो आप मोर इलास्टिक बिहेवियर शो कर सकते हो। मजबूर आप कब हो जाओगे? जब सब्स्टिट्यूट हो या ना हो, ना हो तब आप मजबूर हो जाओगे। और आपकी मजबूरी का फायदा कौन उठाएगा? सप्लायर। सीधी सी बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक तो है पेट्रोल और एक है इंडियन ऑयल का पेट्रोल। दो चीजें आपको दे दी, एग्जाम में पूछेगा कहां पर कंज्यूमर मोर इलास्टिक और कहां पर लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो आपको बोलना है जी इंडियन ऑयल के पेट्रोल में मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, बट पेट्रोल में लेस इलास्टिक। पेट्रोल के रेट बढ़ गए सभी कंपनीज के, कहां जाओ? टिक जाओ, कोई इलाज तो है नहीं तुम्हारे पास। एक कंपनी के पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बाकियों के नहीं बढ़े। एज्यूम पेट्रोल का रेट सिर्फ इंडियन ऑयल ने बढ़ाया है, एचपी ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने और बाकी कंपनी ने पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए। बताइए कंज्यूमर मूव कर जाएगा नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। ठीक है, तो एज ए होल एक कमोडिटी जो है उसकी इलास्टिसिटी लो होती है, बट उसके जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी हाई होती है। ठीक है, तो जो ब्रांड्स हैं, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी कंपैरेटिवली इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बट जो कमोडिटी को मैं एज ए होल लूं तो उसका बिहेवियर लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, चलिए मैंने कहा गेहूं का आटा, ठीक है, महंगा हो गया। कहां जाओगे? चावल का आटा खाओगे, बाजरी का खाओगे, मक्की का खाओगे, थोड़ा बहुत खा लोगे, लेकिन कहीं और जा नहीं सकते ना, तो लो इलास्टिसिटी। सिर्फ आशीर्वाद आटा ने अपने रेट बढ़ा दिए, फॉर्च्यून ने नहीं बढ़ाए। ठीक है, सिर्फ आशीर्वाद आटा ने अपने रेट बढ़ा दिए, फॉर्च्यून ने नहीं बढ़ाए। फिर आशीर्वाद आटा वाले कस्टमर वही टिकेंगे या फॉर्च्यून के पास चले जाएंगे? फॉर्च्यून के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि एक पार्टिकुलर ब्रांड जो है अगर सिर्फ वो अपने प्राइस बढ़ाए तो कंज्यूमर विल शो मोर इलास्टिसिटी, लेकिन अगर सभी ब्रांड्स मिलकर रेट बढ़ा दे तो कंज्यूमर कितने जाएगा? ठीक है, लेस इलास्टिक। क्लियर है मेरी बात? तो अगर सारे रेट बढ़ा रहे हैं तो अपने बढ़ा लें क्या? और सारे नहीं बढ़ा रहे फिर ना बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा सारे बढ़ा रहे हैं रेट और तुमने भी बढ़ा दिया और सारे जितना बढ़ा रहे थे उससे डबल बढ़ा दिया तो भी नुकसान हो जाएगा। तो कितना बढ़ाना है वो भी सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। चलिए दूसरे फैक्टर पे आता हूं बेटा मैं, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। कंज्यूमर के टोटल महीने के बजट में या एनुअल बजट में किसी कमोडिटी की हिस्सेदारी ज्यादा है और किसी की हिस्सेदारी कम है, ऐसा होता है? किसी कमोडिटी की हिस्सेदारी टोटल मंथली बजट में, टोटल एनुअल बजट में ज्यादा होती है, किसी की कम होती है।
ठीक है, जिसकी आपके बजट में हिस्सेदारी ज्यादा है उसके रेट बढ़े तो करंट लगेगा, जिसकी कम हिस्सेदारी है तो करंट लगेगा, जिसकी ज्यादा है, जिसकी आपके टोटल बजट में हिस्सेदारी ज्यादा, अगर उसके रेट डबल हो जाए तो आप मोर इलास्टिक या मोर रिएक्शन दोगे, या जिसके आपके बजट में हिस्सेदारी बेहद कम है उसके रेट डबल हो जाए तो मोर रिएक्शन दोगे, मोर इलास्टिसिटी शो करोगे। हायर द पोर्शन ऑफ द बजट कंज्यूम्ड ऑन अ कमोडिटी, हायर वुड बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर। मैच बॉक्स बताइए कहां आएगी, लेस या मोर, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी भी लेस। आपके कंज्यूमर के बजट में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, टूथब्रश की कितनी हिस्सेदारी है, लेस। महीने में कितने की, 20,000 की टूथब्रश खरीदते हो, 2,000 की तो खरीद ही लेते होगे ना। अच्छा, 200 रुपये भी नहीं लगाते सर, एक टूथ जो ब्रश है वही हम तो साल चला लेते हैं सर। ठीक है, तो इतना सा तो मतलब पॉइंटों में तो उसका टोटल बजट में हिस्सेदारी, क्या उसके रेट बढ़ गए तो तुम इतना हंगामा काट रहे हो, सड़कों पे उतर रहे हो, बवाल मचा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूध के रेट बढ़ गए तो, क्योंकि वैसे तो वो इतना मटेरियल नहीं है पर यूनिट के हिसाब से, 1 लीटर कितने का आता है बेटा, 60 रुपये का, इतना तो तुम पिज्जा खा जाते हो। ठीक है, चलते फिरते 10 रुपये गोलगप्पे खाते हो तुम, क्या देता है वो तुम्हें, 1 रुपये का गोलगप्पा नहीं देता 10 रुपये में, फिर भी तुम दे आते हो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मिल्क की दिक्कत क्या है कि वो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार लेना होता है, रोज लेना होता है, इसलिए वो टोटल आपके बजट का बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर जाता है। घी, तेल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल घी, तेल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मिल्क, ये एक ऐसे आइटम्स हैं जो आपके टोटल बजट का 70% भी खा जाएंगे अगर आप एक मिडिल क्लास मैन हो तो, मिडिल क्लास सोसाइटी के पर्सन हो तो इसलिए वहां पर आपको मोर इलास्टिक बिहेवियर शो होगा कंज्यूमर का इस एरिया। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा है कि कॉमन सोल्ट में लेस या मोर, क्योंकि कॉमन सोल्ट ना केवल इसेंशियल है, सुपर इसेंशियल, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, बल्कि उसकी टोटल बजट में हिस्सेदारी भी तो कितनी है। ठीक है, अब मेरे को याद है एक बार कि मेरे को किसी फ्रेंड ने कहा, तेरे को पता टाटा नमक ने कितनी कालाबाजारी की है, ये किया है, वो किया है, तो मैंने कहा पता नहीं, तू बता। ठीक है, उसने मुझे बताया कि देख 5 साल पहले टाटा सोल्ट जो है वो 6 रुपये की थैली आती थी, आज उसकी जो थैली है वो 20 या 25 या 30, ठीक है, इतने रुपए की आती है। मैंने क्या बकवास बातें कर रहा है, और कोई टॉपिक नहीं है तेरे पास आज। मैंने उसको ऐसा क्यों कहा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बुलाए वो 21 वाली 100 की भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने रोज एक थैली खरीदनी है, महीने की एक खरीदनी है, महीने की एक खरीदनी है। ठीक है, कोई ना, क्या इसमें हो गया, कोई ना। तो टाटा कंपनी अगर सोल्ट के रेट बढ़ा भी दे, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर कंज्यूमर लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, क्यों शो करेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर के टोटल बजट में ज्यादा हिस्सा। और दूसरी बात, टाटा सोल्ट का कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, इसका भी टाटा सोल्ट को फायदा मिलता है। ठीक है, क्योंकि नमक के अंदर ज्यादा मार्जिन नहीं रखती कंपनी। ठीक है, रखना चाहे तो रख सकती है, बट टाटा सोल्ट के होने की वजह से ज्यादा दिक्कत है। अगर टाटा ब्रांड ना होता तो वहां पे बहुत सारे ब्रांड आ जाते। ठीक है, लेकिन टाटा सोल्ट ऑलरेडी वहां पर काफी प्राइस कम रख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं टाटा सोल्ट अगर प्राइस बढ़ा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि कंज्यूमर वहां पर लेस इलास्टिक बिहेवियर शो। पतंजलि के आने से फर्क तो पड़ता ही है, कॉम्पिटिटर के आने से सप्लायर को रेट बढ़ाते हुए सोचना पड़ता है। कॉम्पिटिटर ना हो तो सोचना थोड़ी है, अपनी सरकार है, मोनोपोली। मैच बॉक्स, बटन, इनकी डिमांड हाईली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ये आपके टोटल बजट में बहुत कम हिस्सा रखते हैं। कपड़े ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कपड़े जो होते हैं, ठीक है, वो आपके फूड आइटम्स के मुकाबले ज्यादा हिस्सा रखते हैं, इसलिए वो आपके टोटल जो बजट है उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा होने के कारण वहां पर मोर इलास्टिक बिहेवियर कंज्यूमर शो कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर के ऊपर भी। डिफरेंट क्लासेज ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं उनके अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं, ये एक नॉर्मल बिहेवियर बताया गया। चलिए, इकोनॉमिक्स में हम क्या मान के चलते हैं कि कंज्यूमर इरेशनल है, रैशनल है, आइदर या बोथ या नन। रैशनल, रैशनल का मतलब अक्ल है या नहीं है उसमें,
अकल को खूंटी पे टांग रखी है या दिमाग के अंदर ही है? चलो, तो आपके अंदर भी अकल है, ये मैं मान के चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ द नीड। नेचर ऑफ द नीड दैट इट सेटिस्फाई। ठीक है, मान लीजिए लग्जरी गुड है और मान लीजिए इसेंशियल है। लग्जरी गुड है और इसेंशियल है, कहां पर कंज्यूमर लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा? इसेंशियल। इसेंशियल में रेट बढ़ गया, उस सामान को खरीदना छोड़ दोगे? फिर रेट बढ़ने से आपने डिमांड को बहुत कम किया या उतनी सी पड़ी है? तो फिर आपने रिएक्शन दिया ज्यादा या कम? कम, क्योंकि फंस गए तुम, क्योंकि इसेंशियल है वो, खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का फर्क पड़ गया। लग्जरी गुड होता तो मोर इलास्टिक। लग्जरी गुड एक तो महंगे भी होते हैं, तो महंगे गुड अगर डबल रेट हो जाए तो फिर करंट ज्यादा लगता है। दूसरा, लग्जरी गुड अभी कोई जरूरी है या बाद में भी कंज्यूम किए जा सकते हैं, तो इसलिए उनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी परचेज को। अगली दिवाली खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस साल एसी खरीदना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल्स है वो तो खरीदने पड़ेंगे आपको। क्लियर है मेरी बात? चलिए, उसके बाद है बेटा अगला आपका नंबर ऑफ यूज टू विच अ कमोडिटी इज पुट टू यूज। कितने ज्यादा यूज करते हो आप उस कमोडिटी के? नंबर ऑफ यूज, आप उसका एक सिंगल यूज करते हो जी, और आप उसका मल्टीपल यूज करते हो। कहां पर उसके रेट बढ़ने से करंट लगेगा ज्यादा? बस ये करंट से याद रखा करो, जहां करंट ज्यादा लगे मोर इलास्टिक, कम करंट लगे लेस इलास्टिक। करंट का मतलब रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शन देना। ठीक है, तो अगर एक सिंगल यूज का ही है वो प्रोडक्ट नॉर्मली, ठीक है, तो फिर उसका रेट बढ़ने से इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके मल्टीपल यूज करते हैं, जैसे इंडिया में मिल्क सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है। ठीक है, दूध से यहाँ पे दही बनाते, लस्सी बनाते, घी बनाते, बटर बनाते, ठीक है, और क्रीम बनाते, मावा बनाते, ठीक है, पनीर बनाते और मिठाइयाँ बनाते, रसगुल्ला। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पता नहीं इंडियंस ने कितने यूज निकाल लिए दूध के। तो अब वो दूध जो है वो आपके टोटल बजट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि उसका एक यूज है, बहुत बड़ा यूज है। आप जो घर में दूध लेते हो वो सिर्फ बीमार और बच्चों के लिए लेते हो इंडिया में, या सारे पीते हैं? सारे पीते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो बीमार या बूढ़े ही लेते हैं, वहाँ पे बच्चे ही लेते हैं, सारे नहीं लेते, क्योंकि वे नॉन वेज खा लेते हैं। ठीक है, उनकी प्रोटीन डाइट वहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सारे लेते हैं दूध, पहली बात। फिर दूध लेते हैं, दही भी चाहिए, फिर कढ़ी भी बनाने को चाहिए, तो लस्सी भी चाहिए फिर उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वैरायटी ऑफ यूज होने से दूध के रेट बढ़ने का करंट ज्यादा लगता है, मोर इलास्टिक बिहेवियर। सिंगल यूज होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता कंपैरेटिवली। ठीक है, मिल्क का एग्जांपल ही दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, टाइम पीरियड। देखिए बेटा, जितना आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिलेगा एडजस्ट होने के लिए, उतना आप इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा शो करोगे या कम शो करोगे? जितना आपको लॉन्गर टाइम मिलेगा टू एडजस्ट योरसेल्फ, ठीक है, जितना आपको ज्यादा टाइम उपलब्ध होगा, जितना टाइम ज्यादा अवेलेबल होगा एडजस्ट होने के लिए, उतना आप बिहेवियर शो करोगे मोर इलास्टिक। जितना आपको टाइम मिलेगा कम, तो नखरे भी मार पाओगे कम। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं है, फ्यू मिनट्स हैं आपके पास टू से यस और नो। आप मेरे पास फ्लाइट की टिकट लेने आए और मैंने कहा 5,000 रुपये लगेंगे, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है सोचने के लिए, और 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने हाना नहीं की तो फिर गए आप फिर अपने दादाजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बताओ
पे कर दोगे 5,000? फंस गए ना तुम, ठीक है, फंस गए तुम। फ्यू मिनट्स वर अवेलेबल, जहां पर आपको टाइम कम मिलता है एडजस्ट होने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर आप फंसोगे तो लेस इलास्टिक बिहेवियर। जहां पर कंज्यूमर को पूरा टाइम मिल गया एडजस्ट होने के लिए, तो वो आराम से नखरे नुखरे मार सकता है, ठीक है, वो आराम से रिस्पॉन्स दे सकता है, वो आराम से इलास्टिक बिहेवियर शो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम है। इसको मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा। longer the time period one has, longer the time period one has, the more completely one can adjust, उतना ही आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक सिंगल एग्जाम्पल कैन बी सीन इन द मोटरिंग हैबिट्स। अगर आपके पास टाइम कम है और पेट्रोल के रेट बढ़ गए, छोटे समय की बात है, पेट्रोल के रेट बहुत बड़े एक साल में, और एक साल के अंदर अंदर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, पेट्रोल के रेट बहुत बड़े एक साल, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी 1 ईयर। पेट्रोल के रेट बढ़ते रहे 10 सालों तक, तो 10 सालों तक अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते रहेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम नहीं, ठीक है, बहुत 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 कम हो जाएगी। क्यों इन्होंने ऐसा कहा? ये कह रहे हैं जी अगर एक साल पेट्रोल के रेट बढ़े तो आप अपनी गाड़ी बेच नहीं सकते, शॉर्ट पीरियड में आप अपनी गाड़ी बेच नहीं सकते, गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी चलानी भी पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग रन में आप पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते रहे हैं, तो क्या आप जब भी नई गाड़ी खरीदेंगे तो बिना पेट्रोल वाली गाड़ी खरीद सकते हैं? आप शॉर्ट रन में तो नहीं खरीद सकते। आप भी आप सोचो कि भी मैं हर साल नई गाड़ी खरीद लूंगा, तो संभव नहीं है। 10 साल में तो एक बार गाड़ी खरीद ही सकते हो आप। तो जब आप नई गाड़ी खरीदोगे तो इस बार आप इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे, ठीक है, सीएनजी खरीदोगे या डीजल वाली खरीद लोगे, ठीक है, लेकिन आप पेट्रोल की कार से बचने की भरसक कोशिश करोगे अगर लगातार 10 साल तक पेट्रोल के रेट हाई रहे तो अगर एक साल पेट्रोल के रेट हाई रहे तो कंज्यूमर लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन अगर 10 साल तक पेट्रोल के रेट हाई रहे तो कंज्यूमर मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा कंपैरेटिवली। एक साल और 10 साल की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंपैरेटिवली देखोगे तब चीजें समझ में आएगी, ठीक। तो एक साल के अंदर बिहेवियर कंज्यूमर का कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक होगा, बट 10 सालों में मोर इलास्टिक हो जाएगा अगर प्राइस बढ़ने का ये ट्रेंड 10 सालों तक जारी रह जाए तो। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ना केवल कार को कम चलाएगा, बल्कि अगली बार जब भी कार उसको सेल करने का मौका मिलेगा वो नई पेट्रोल कार खरीदेगा ही, ठीक है, तो खत्म ही कर देगा, वो जड़ ही खत्म कर देगा समस्या की। लेकिन शॉर्ट रन में आप समस्या की जड़ खत्म नहीं कर सकते। क्लियर? मोटरिंग हैबिट मतलब गाड़ी चलाने की हैबिट, ठीक है। शॉर्ट रन में आप साइकिल पे नहीं उतर सकते, एकदम से नहीं होता है एडजस्ट। लॉन्ग रन में एक को देकर एक, ठीक है। अब जैसे यूरोप के अंदर लोग साइकिल पे ज़्यादा जाते हैं, एक को देकर एक, लॉन्ग रन में चेंज आया वहाँ पे। इंडिया में भी आ जाएगा, बट लॉन्ग रन में आएगा। जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट माउंटेन हाई जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट माउंटेन हाई जाने की वजह से अब डीजल भी उतना ही रेट हाई जा रहे हैं। तो उस केस में अब लोग क्या कर रहे थे? पहले इंडिया में पेट्रोल के रेट हाई हो रहे थे, लोग डीजल की कार खरीद रहे थे, अब दोनों के हाई हो रहे हैं। अब सीएनजी खरीदो या इलेक्ट्रिक कार खरीदो या सबसे बढ़िया साइकिल चलाओ। और इंडिया में तो वैसे भी अब इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस आ रही है, तो साइकिल सबसे बढ़िया। एक तो 4 जनों जितनी गाड़ी को लेकर चल रहे हो आप, ठीक है, उससे बढ़िया 2 पहिया, ठीक है, और उसमें भी अगर आप साइकिल से आओ तो कम से कम हेल्थ सही रहेगी आपकी। चलो आगे चलते हैं। कंज्यूमर हैबिट्स, ये आरती है ना, इसको एक चीज की हैबिट लग गई है, हैबिचुअल हो गई है ये। अच्छा, ये मतलब शाम को इसको 4 बोतल वोडका चाहिए ही चाहिए, काम इसका रोज का है, ठीक है। और कहती है कि वोडका तो बनी लड़कियों के लिए हुई है, ये लड़के पीते ही क्यों हैं, ठीक है। तो 4 बोतल वोडका काम इसका रोज का। और अब रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इसके असर पड़ता है नहीं पड़ता?
एडिक्टेड गुड, हैबिचुअल गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी लेस या मोर? लेस। हाईली इनइलास्टिक, यहां पे कंज्यूमर पे असर नहीं पड़ता। यहां पर रेट बढ़ जाए घट जाए तो कंज्यूमर ना ज्यादा पी सकता ना कम पी सकता, जितनी आदत पड़ गई उतनी। अब जैसे कि हमारे नरेश को सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट के ऊपर सरकार कितना टैक्स बढ़ा दे, भाई साहब को पीनी है तो पीनी है, चाहे 10 रुपए की एक सिगरेट आती हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी गुड्स की किसी मतलब सर्विस की हैबिट पड़ गई है तो आप उसको खरीदेंगे खरीदेंगे वट एवर में बी द प्राइस, ठीक है। तो आप इन इलास्टिक बिहेवियर शो करें। उसके बाद सेकंड लास्ट फैक्टर यानी कि 7th फैक्टर है हमारा टाइड डिमांड। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं अपने माइंड में। टाइड डिमांड, एक गुड की डिमांड जब दूसरे पे डिपेंड करती है तो उसको टाइड डिमांड बोलते हैं। एक गुड अगर आप खरीदते हो तो दूसरा भी खरीदना ही पड़ता है आपको, उसको टाइड डिमांड बोलते हैं। नॉर्मली ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के जो पूरक होते हैं, ठीक है। अभी ले लो कार और पेट्रोल ही ले लो, भी तुम्हारे पास कार है, यू आर हैविंग कार, और पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो तुम लेस इलास्टिक बिहेवियर ही शो करोगे, कार को खड़ी थोड़ी रखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अगर आपके घर में एसी है और इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, घर में एसी है और इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, तो बीवी और बच्चे मानेंगे नहीं, बोले फिर डब्बा लगा किस लिए रखा है। अकेडमी में बच्चे नहीं मानेंगे, बोले सर ये डब्बा लगा क्यों रखा है। तो अगर एसी लग गया तो फिर चलाएंगे, ठीक है। अच्छा तुम्हारी क्या बात है, अभी तुम नहीं हो पीछे तो मेरा मन नहीं करेगा, मैं भी चलाऊंगा, दिखेगा तो चलाया ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एसी है तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ भी गए तो भी आपसे डटा नहीं जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। आपसे रुका नहीं जाएगा, आप उसको चलाओगे। तो वहां पर कंपैरेटिवली आपका बिहेवियर क्या हो गया, लेस इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि टाइट डिमांड की वजह से। अब मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, आपके मॉड्यूल का एग्जांपल ले रहा हूं ये वाला, आपके पास प्रिंटर है और इंक के रेट बढ़ गए तो क्या प्रिंटर चलाना बंद कर दोगे, बाहर से फोटो शेड करवा करवा के लाओगे, वो भी तो महंगी हो जाएगी बाहर वाली भी, तो इंक अगर महंगी होगी तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो इंक खरीदनी पड़ेगी नहीं खरीदनी पड़ेगी, चाहे इंक महंगी हो जाए, इंक के चक्कर में प्रिंटर को थोड़ी यूजलेस बना देंगे आप, ठीक है। तो इंक की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी, क्यों, क्योंकि इंक की डिमांड प्रिंटर के साथ टाइट डिमांड, पेट्रोल की डिमांड कार के साथ टाइट डिमांड है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद लास्ट फैक्टर बेटा प्राइस रेंज, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके डिमांड के चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको ये आ गया तो चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से कर लो। प्राइस रेंज, किसी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज वेरी हाई है, किसी की वेरी लो है, और किसी की एवरेज रेंज है। किसी प्रोडक्ट की वेरी हाई रेंज है तो उसे कौन खरीदेगा, जो ज्यादा पैसे वाले हैं। ऐश्वर्या राय खरीदेगी या नवीन की बीवी खरीदेगी, ऐश्वर्या राय खरीदेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अजय की बीवी तो नहीं खरीदेगी, श्रद्धा कपूर खरीदेगी, ठीक है, उसके वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। समझ में आ गई बात। भी अब ऐश्वर्या राय कोई प्रोडक्ट खरीदती है, इस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, लग्जरियस गुड है, और लग्जरियस गुड को भी मैं कहूंगा कि वेरी लग्जरी गुड है, हाईली लग्जरी गुड है, जिसको मैं प्रेस्टिजियस गुड्स बोल दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई गुड्स वेबलेन गुड्स है, सुना है नाम कभी, वेबलेन गुड्स, प्रोफेसर वेबलेन ने इन गुड्स को खोजा था, उनकी रिसर्च से ये आया था, इसलिए वेबलेन गुड्स बोलते हैं इनको। इनको प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं,
इनको आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं, जिससे रिच क्लास के लोग मिडिल और पुअर क्लास को कहते हैं इनकी औकात में थोड़ी, ये तो हमारी औकात में है। तो जो अति अमीरों के लिए गुड्स बने हुए हैं, नॉर्मल कार मारुति वाली या फिर मर्सिडीज कार, वो भी सबसे हाई ब्रांड वाली, उसके रेट बढ़ भी जाए तो भी उसके ग्राहकों पे कोई असर, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, मुकेश अंबानी जैसे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो कार 2 करोड़ की आती है वो 2.5 करोड़ की मिल गई तो। ठीक है, क्यों? वो तो एक पलक झपकाता है, इतने में उसके 100-200 करोड़ कम जाते हैं। ठीक है, अगले के पास इतनी कैपिटल है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अगले ने, रिटर्न इतने हाई है उसके पास। ठीक है, उसके असर नहीं पड़ता। तो जो प्राइस रेंज वेरी वेरी हाई है वो गुड्स, वेबलिन गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन होने की वजह से लेस इलास्टिक यानी कि इनइलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, वेरी लो रेंज से बाजरा, ठीक है, डालडा, इनके ग्राहक फिक्स होते हैं। दुकानदार को ही पता है कि आके कौन खरीदेगा, और जो खरीदेगा वो खरीदेगा ही। ठीक है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर जिसको डालडा या बाजरा खरीदना है तो वो मजे मजे में खरीद रहा है, मजबूरी में खरीद रहा है? मजबूरी में खरीदेगा तो लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक? लेस इलास्टिक। मजबूरी में कोई सामान खरीदेगा तो लेस इलास्टिक ही होएगा। मजबूरी में आप कोई सामान खरीद रहे हो, इनकम आपकी बढ़ी नहीं। जब हम प्राइस को स्टडी कर रहे हैं तो हम इनकम को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, तो इनकम आपकी बढ़ी नहीं, तो जो डालडा खरीदता था वो क्या खरीदेगा? इनकम बढ़ी नहीं तो डालडा ही खरीदेगा। इनकम बढ़ी नहीं तो जो बाजरा खाता था वो क्या खाएगा? बाजरा ही खाएगा, गेहूं की औकात नहीं उसकी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, जहां पर आपकी इनकम नहीं बढ़ी और प्राइस बढ़ गए बाजरा के या डालडा के, तो फिर क्या करोगे? डालडा छोड़ के पतंजलि का घी खरीदोगे 550 वाला, या श्री श्री वाला खरीदोगे 570 वाला? ठीक है, कौन सा खरीदोगे? वो खरीद लो, बस थोड़ा सा कम खरीद लेना, हल्का बहुत। ठीक है, एवरेज रेंज के गुड है, यहां पर होता है मोर इलास्टिक भी है। ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वहां पर मोर इलास्टिक बिहेवियर नॉर्मली देखने को मिलता है, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो। ठीक है, यहां पर कंपैरिजन है सारी, इनके मुकाबले मोर इलास्टिक। ठीक, चलिए अब मैं समराइज कर देता हूं आज के लेक्चर को। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पहला फैक्टर था मेरा सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक बिहेवियर कंज्यूमर शो करेगा या लेस इलास्टिक? मोर। और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कितने जाएगा? इधर ही आएगा। ठीक है, लेस इलास्टिक। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन द कंज्यूमर बजट, उस कमोडिटी के कंज्यूमर के बजट में बड़ी हिस्सेदारी है तो इलास्टिसिटी मोर दिखानी पड़ेगी, और छोटी सी हिस्सेदारी है मैच बॉक्स वगैरह, ठीक है, बटन वगैरह, तो लेस इलास्टिसिटी। क्लियर है? चलिए, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई, व्हाट काइंड ऑफ नीड इट इज सेटिस्फाइंग। मजे के लिए खरीद रहे हो, रेट बढ़ गए नहीं खरीदेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड आप एक नॉर्मल, ठीक है, इनकम वाले इंसान हो। तो अगर लग्जरी गुड्स और एक नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, लग्जरी गुड्स है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खरीद रहा है उसको, तो उसके रेट बढ़ने का ज्यादा इलास्टिक बिहेवियर वो शो करेगा। लेकिन अगर कोई गुड इसेंशियल है तो मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? इसेंशियल तो खरीदना पड़ेगा, कहां जाओगे? नंबर ऑफ यूज होंगे कमोडिटी के ज्यादा तो इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा होगा उसके रेट बढ़ने का। नंबर ऑफ यूज कम है, आपके टोटल बजट में उसकी हिस्सेदारी भी कम है, उसके रेट बढ़ गए तो कोई बात नहीं, करंट ही नहीं लगा मेरे तो। चलो, पांचवा, टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड पूरा मिल गया एडजस्ट होने के लिए तो नखरे मार लोगे फिर। ठीक है, टाइम पीरियड पूरा था आपके पास, आप टिकट खरीदने गए एयरलाइन की और अभी आपको 5 महीने बाद कहीं जाना है, वो कह रहे 5,000 से कम नहीं लेंगे, ना ले। ठीक है, अभी तो 5 महीने पड़े इतने, और कोई ऑफर आ जाएगा। ठीक,
तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा कंज्यूमर को एडजस्ट होने के लिए उतना वो मोर इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, जितना कम टाइम मिलेगा उतना लेस इलास्टिक बिहेवियर। कंज्यूमर हैबिट का मतलब अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है तो कैसा बिहेवियर, लेस इलास्टिक। टाइट डिमांड है तो लेस इलास्टिक, मजबूरी हो गई ना, इंक खरीदनी पड़ेगी, प्रिंटर को यूजलेस थोड़ी बना दूंगा मैं, ठीक है। और प्राइस रेंज में वेरी हाई वाले में तो अति अमीर है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी लो में अति गरीब है जो और कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, तो लेस इलास्टिक। और जो एवरेज रेंज है इनके मुकाबले वो मोर इलास्टिक। बट ये कंपैरेटिवली है, हर फैक्टर को अलग अलग स्टडी करना है आपको, दो फैक्टर को मिक्स करोगे ना तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इतना काम करना है, होपफुली आप करोगे। गुड बाय, टेक केयर।